चालू किया। रिकॉर्ड शुरू है। ठीक। आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे राष्ट्र चेतना का उदय। और ये उदय जो चेतना जो पढ़ेंगे हम 1857 की क्रांति से पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति राष्ट्र चेतना में क्या योगदान देता है। भले ही ये 1857 क्रांति को कुचल दी जाती है, लेकिन राष्ट्र चेतना के उदय में 1857 क्रांति का अहम भूमिका है। ठीक है ना, बहुत बड़ा भूमिका है। तो इसलिए हम लोग जो है कि 1857 की क्रांति जो पढ़ेंगे, 1857 क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। ये पढ़ने का उद्देश्य जो होगा कि हम सभी भारतीयों के राष्ट्रवादी भावना जो आया आसान तरीका से नहीं आया। संघर्ष इतना ज्यादा हुआ कि पूरे भारतवर्ष में क्रांति का लहर जब छाया, गुलामी के बाद 1857 का क्रांति एक ऐसा क्रांति आता है जो कि राष्ट्र चेतना में एक अपना प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, तो राष्ट्र चेतना का मतलब राष्ट्रवादी भावना। फिलहाल 1857 के क्रांति के समय नहीं, जब कोई क्रांति, कोई आंदोलन, विद्रोह हो जाता है, उसका जब परिणाम दिखता है कुछ वर्षों के बाद, ये परिणाम ही राष्ट्र चेतना को उदय देता है। यही क्या देता है? राष्ट्र चेतना का उदय देता है। अब राष्ट्र चेतना के उदय में 1857 क्रांति क्या भूमिका है, हम आप सबको मैप के सहारा से एक एक पॉइंट्स को समझाएंगे। और ये पॉइंट्स जो है कि इतने महत्वपूर्ण है कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और जब आप समझ जाओगे इसे, लगेगा कि नहीं, हम भी भारतीय राष्ट्र का पहला जो क्रांति 1857 की क्रांति, इसके बारे में विशेष जानकारी रखते हैं। इसलिए ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले बच्चे इस चीज़ को बारीक से समझना है। इससे पहले 2 टॉपिक्स राष्ट्रवाद के नाम से पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। और ये पार्ट जो है कि 1857 की क्रांति एक नए सिरे से, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग पढ़ते हैं। चलिए 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। पहले हम मैप से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग भारत का मैप बनाएंगे, इसके बाद समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम कुछ देर जो है कि वीडियो को रोक करके मैप बना रहे थे। मैप बनाने में कुछ पॉइंट्स नोट करना था, इस पे डालना था, ताकि आपको हम सही समझा पाए। अब यदि हम बनाते और नोट भी लिखते, इससे क्या होता, सजावट बिगड़ जाता, आपको समझ में नहीं आता, ऑनलाइन वाले को भी दिक्कत होता। इसलिए कुछ देर के लिए आपको वीडियो रोक करके जो है कि हम मैप बनाकर कुछ पॉइंट्स डाले हैं। अब ये पॉइंट्स को एक एक करके हम समझेंगे। आपका छूटा नहीं है, आपका जो है कि जहाँ से बता रहे हैं वहीं से बता रहे हैं। अब यह समझने वाली बात है कि 1857 की क्रांति हुआ क्यों, होने का रीजन क्या था, कारण क्या था। अब इस रीजन को समझते हैं।
अब इस रीजन को हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स जो है इसको समझेंगे। 1857 की क्रांति होने का रीजन अंग्रेजों का राजनीतिक नीति, अंग्रेजों का राजनीतिक नीति साम्राज्यवादी नीति था। अब ये साम्राज्य को विस्तार करना चाहता है, तो साम्राज्य को कैसे विस्तार करेगा ये, इसके लिए उसे कुछ रीजन चाहिए, कोई ऐसा विषय चाहिए जिसमें वो अपना कोई ऐसा रीजन ऐसा होगा ताकि वो अपना जो है कि साम्राज्य विस्तार में जो है कि एक प्रांत को दूसरे प्रांतों के बीच जो है कि फूट डाल के राज करके, फूट डालो राज करो, ये कई नीति लेके आएगा। लेकिन हम ये पहले जाने 1857 की क्रांति जो होगा ये अपना नीति कैसे लागू करेगा कि ये सफल होगा, इसका ये नीति पूरा। तो ये नीति क्या था, हमने पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में, फिर मैं बता रहा हूं कि देखो तो मुगल बादशाह औरंगजेब 1707 में इसका मृत्यु होता है, औरंगजेब का मृत्यु कब होता है, 1707 में। और मुगल साम्राज्य का विखंडन यहीं हो जाता है, लगभग सब मिला करके 550 प्लस, हम बोलते हैं 562, 550 प्लस इसे रियासत में प्रांतों में टूट जाता है, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में औद्योगिकरण होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आता है। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है, स्थापना होता है। और ये व्यापार करने के लिए भारत आता है। और औरंगजेब के मृत्यु से पहले ही जहांगीर शासन काल में ही जहांगीर के अनुमति से ये व्यापार करने के लिए आ चुका है भारत। पर ये अपना नीति में किसी प्रकार का कोई कूटनीति दिखाएगा राजा के बीच कुछ नहीं, क्योंकि उस समय मुगल राजा सबसे पावरफुल था। उस समय यदि पावरफुल कोई शक्तिशाली था राजा तो वो शाहजहां से पहले, ठीक है ना, शाहजहां से पहले। तो मुगल से कोई शक्तिशाली नहीं था, तो मुगल ने ही उसे व्यापार करने के लिए अनुमति दिया। अनुमति आने के बाद ये 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना इंग्लैंड में होता है। स्थापना के बाद ये व्यापार करने के लिए भारत आता है और व्यापार करते करते इसे व्यापार को अपना व्यापारी जो व्यापार में कार्य में जो भी था, खास करके ये सूती वस्त्र को लेके आता था। ऐसे सामग्री आता था जो मशीनों से तैयार किया गया था, क्योंकि औद्योगिकरण वहीं पे हुआ था। औद्योगिकरण का मतलब होता है कहीं पर जो मशीनों से उत्पादन का वृद्धि कर देना। मनुष्य अपने हाथों से कम, मशीन के द्वारा ज्यादा कोई वस्तु का उत्पादन कर दिया, तो अब इससे ज्यादा वस्तु का उत्पादन पूरे इंग्लैंड में हो गया, उसको चाहिए विश्व बाजार। विश्व बाजार के रूप में एक बाजार उसने भारत को चुना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आता व्यापार करने के लिए, लगभग 100 साल व्यापार करने के बाद भारत को समझ पाता है। और भारत को वो कैसे समझ पाता है, वही वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि इस धरती का सभी जितने भी जनता है, देश है, नागरिक है, व्यक्ति है, सब हम सभी एक परिवार के रूप में है। यहीं से इसने एक कमजोरी भारतीयों को लिया, क्योंकि हम आए हैं बाहर से, मेरा मान सम्मान तो काफी अच्छा होगा। मान सम्मान के साथ जो है कि हम जो है कि अब इस नीति से जो है कि प्रवेश करेंगे राजनीतिक नीति में, ठीक है। क्योंकि भारतीय मान सम्मान बाहरी आए हुए व्यापारों को काफी करता था, कुटुंब के समान, ठीक है। इसी का फायदा उठाते हुए उसने व्यापार फैलाया और 1707
औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब पूरा भारतीय प्रांत, भारत के औरंगजेब के मरने के बाद भारत कई प्रांतों जब टूट गया, उसमें भारत का नक्शा इस ढंग से नहीं था जो आप देखते हैं पॉलिटिकल रूप से। उस समय मुगल का जब दिखाएंगे, अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं तो आपको डिजिटल बोर्ड दिखाते, तो वो विस्तार अलग था। जब टूटा तो 550 प्रांत, ये टूटे हुए भाग पर ये टूटा हुआ, यानी कि एक अंग्रेजी में स्टेटस है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता ही बल है। जब औरंगजेब एक राजा था तो निर्णय एक हाथों में होता था, कोई भी काम, निर्णायक काम एक हाथों से तुरंत होता है। यदि कोई मालिक एक है तो निर्णय एक ही के द्वारा ना आएगा, तो निर्णय क्विक होता है एक राजा के रहने से। अब ऐसे प्रांत जब टूटा, औरंगजेब का ही जो अधिकारी सब था उसने अपना आप आजाद जब कर लिया, तो 550 में से अब तो सबका अलग अलग हिस्सा में बट गया। अब ऐसे में से अंग्रेज ने अपना जो कि बुद्धि लगाना शुरू कर दिया। तो जब शुरू किया बुद्धि लगाना, तो क्या करेगा वो, तो उसके दिमाग में यह था कि हम व्यापार के साथ साथ अपना, मेरा यहाँ क्या हो रहा, मेरा व्यापार फैले, और फैलने के साथ साथ इसको कहेंगे व्यापार फैलने का मतलब है कि वो अपना साम्राज्य को वृद्धि करे। साम्राज्य क्या करे कि हम अपना जो है कि व्यापार को कैसे यहाँ पूरा फैला और अपना अधिकार दिखाएं। क्योंकि यहाँ के भारतीय तो हमें कुटुंब के समान मानता है, लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा है, अंग्रेज के दिमाग में जो चल रहा है, वो तो अलग सोच रहा है कि हम यहाँ के लोगों को, जनता को अपना अधिकार में ले ले। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तब यहाँ का जनता जो है कि पूरा कुटुंब माने हुए है अंग्रेजों को, व्यापार कर रहा है, लेकिन इसके दिमाग में चल रहा है क्या, उसके दिमाग में यह चल रहा है कि हम साम्राज्य वृद्धि करें। तो यही पॉइंट आप समझना है मुझे कि 1857 की क्रांति के जो है कि पीछे कई कारण रहा है, इसके पीछे कई कारण रहा है। हम पूरा परिणाम जब जानते हैं तब पीछे कहानी हमको समझ में आता है क्या कारण रहा है। उसमें से मुख्य कारण है राजनीतिक कारक, राजनीतिक कारक, सामाजिक और आर्थिक कारक भी रहा है, और सांस्कृतिक तात्कालिक कारक रहा है। तात्कालिक रूप में हम वर्तमान जब पढ़ेंगे, जब पूरा क्रांति चरम सीमा पर आता है, यही कारतूस वाला, चर्बी वाला कारतूस, यहां हो जाता है पूरा क्रांति। एक बात तो मैं समझा देना चाहते हैं, क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, इसका अर्थ होता है परिवर्तन। क्या अर्थ होता है, परिवर्तन। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। समझ में आया बात। क्रांति का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। क्रांति का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन कैसे होगा, तो 1857 की क्रांति के पीछे परिवर्तन होने का, बदलाव होने का कई रीजन रहा। तो एक रीजन उसमें से राजनीतिक है। राजनीतिक मतलब होता है कि कानूनी व्यवस्था अंग्रेज हमारे हाथों में जो था, भारतीय हाथों में जो अधिकार नियम का, वो हमसे छीन लेगा, तो राजनीतिक कहलाएगा, वो राजनीतिक कारण कहलाएगा, हमारा अधिकार छीनेगा। वो कैसे छीनेगा, इस चीज को जानेंगे। फिर हम सामाजिक और आर्थिक, आर्थिक मतलब धन दौलत पैसे से, खेती बाड़ी सबसे, ये सब का अधिकार वो छीनेगा। सामाजिक हमारे बीच रहन सहन, कई तरह का प्रथा, ये अधिकार छीनेगा, ये हम पढ़ेंगे। फिर संस्कृत तात्कालिक हम वर्तमान में लास्ट में देखेंगे। तो पहला बात आता है मेरा राजनीतिक कारण। क्या आता है, राजनीतिक कारण। पहला क्या आता है, राजनीतिक कारण। अब ये अंग्रेज का राजनीतिक कारण क्या था, तो अंग्रेज का, ये समझोगे सही से, अंग्रेज का पहला बात बता रहे, राजनीतिक कारण में इसका राजनीतिक कारण था क्या, साम्राज्यवादी नीति। कौन सी नीति, साम्राज्यवादी नीति। वो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। देखो साम्राज्यवादी का अर्थ क्या होता है, साम्राज्यवादी मतलब शब्द पे जोर दे रहा है, साम्राज्य, साम्राज्यवादी का मतलब यहाँ पे क्या है,
जो अपना व्यापार एक छोटे से स्थान से शुरू किया और वो नियम कानून अपने हाथों में लेते हुए धीरे धीरे पूरे भारत भर में व्यापार करते हुए भारतीय नागरिकों का अधिकार, राजाओं का अधिकार अपने हाथों में ले लेना आया था छोटे से जगह पे। पहली बार बताए थे कि अंग्रेज ने जो है कि कलकत्ता में जो है कि अपना व्यापार जो है कि इस तरह फैलाया, धीरे 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 पूरे भारत पर छा गया। अंग्रेज के दिमाग में यह था कि हम व्यापार करने के लिए आए हैं तो व्यापार के साथ साथ हम साम्राज्य का भी वृद्धि करेंगे। साम्राज्य का वृद्धि होने का मतलब होता है कि हम जहां आए व्यापार के साथ साथ अपने देश का नीति भी धीरे धीरे लागू करना। क्या धार्मिक जो हम हैं धार्मिक प्रचार प्रसार करेंगे, जो जिस नियम से हम वहां चलते तो वो नियम यहाँ लगाएंगे और धीरे धीरे पूरे भारत पे ये लागू कर दे। यही है साम्राज्यवादी नीति। समझ में आया बात? समझ में आया बात? यही क्या है? साम्राज्यवादी नीति है। अब साम्राज्यवादी नीति में अब ये सोच रहा है कैसे साम्राज्य का वृद्धि करेंगे, कैसे साम्राज्य को बढ़ाएंगे। तो इसे एक मौका मिला है 1707 के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, क्योंकि यूनिटी टूट चुका है। एक राजा था, अब राजा के मरने के बाद कोई मुगल साम्राज्य को संभालने वाला ऐसा कोई राजा नहीं था। अब इसमें कई मालिकाना हक के साथ सब अपना अपना प्रांतों को अलग कर चुका है। अब इसमें से कौन एक मालिक है किसी को पता नहीं। अब इनमें से हाँ, मुगल का कोई राजा था, बना भी, पर उतना प्रभावशाली नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो अब इसको जो है कि अब ये दिमाग लगाएगा कि अब हम मुझे ऐसे नीति अपनाना होगा ताकि हम एक एक टुकड़े को एक एक करके जो है कि अपनी नीति से अपने में मिलाते चले जाएं। तब इस बीच में राजनीतिक कारण को अपने हाथों में लेने के लिए सबसे पहले, चलो ठीक समझे, बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है। चलो देखें, आगे देखें। ठीक, तो राजनीतिक कारण में साम्राज्यवादी बुद्धि था इसका, हम साम्राज्य को वृद्धि करेंगे। और साम्राज्य कैसे वृद्धि करेगा, ये साम्राज्य कैसे फैलाएगा? इसने देखा सबसे अच्छा मौका कि पूरा प्रांत टूट चुका है, देख लिया इसने। और जितना प्रांत टूटा था भारत भर में, उसमें सबसे बड़ा रियासत, सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल। कौन था? बंगाल, सबसे बड़ा बंगाल। बंगाल जो करेगा भारत के सभी प्रांतों में बदलाव होगा। इसलिए सबसे दहाड़ने वाला प्रांतों में से कौन था? बंगाल, बंगाल प्रांत। समझ में? तो इसने सबसे ये सोचा जो सबसे बड़ा प्रांत है वहीं से रणनीति शुरू किया जाए, और इसका व्यापार भी जो है कि कलकत्ता से ज्यादा फैलना शुरू भी हुआ था। ठीक है, इसका जो व्यापार जो कोठी था कलकत्ता में ही, जो कि विलियम फोर्ट की स्थापना हुआ था, और यही जिसका व्यापार काफी ज्यादा शुरू हुआ था। कहां से? कलकत्ता से। तो बंगाल को सोचा कि उसने सबसे पहले कि अपना नीति का शिकार बना ले। इसलिए 1757 ईस्वी में, 1700, हम राजनीतिक कारण देख रहे हैं, पता है ना क्या देख रहे हैं? ये राजनीतिक से देखो धीरे धीरे भारत क्या करेगा। 1757 ईस्वी में उसने बंगाल के साथ एक प्लासी का युद्ध लड़ लिया। क्या क्यों लड़ा? हो सकता ये हुआ कि जो नीति बंगाल के नवाब लागू करता था बंगाल, उस नीति पालन नहीं करता था। तो बेबसी होकर के जो है एक समय बंगाल का नवाब, उस समय 1757 के समय में था कौन? उस समय सिराजुद्दौला। चलो समझे? तो 1757 ईस्वी में उसने प्लासी का युद्ध लड़ा। तो उस समय 1757 के समय में सिराजुद्दौला था नवाब, यहाँ का बंगाल का नवाब। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में जो है कि उस समय बंगाल का जो है कि, सुन लेना, उस समय बंगाल का पहला जो गवर्नर था, अंग्रेज शासन का जो सबसे बड़ा प्रधान जो होगा, सबसे बड़ा हेड जो होता है, अधिकारी, बड़े अधिकारी के रूप में इसको गवर्नर बोला गया। तो वहां का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था?
रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है कि सिराजुद्दौला के विरोध में जो है कि आ गया और ये जो है कि आपस में जब भिड़ा, यही कहलाया प्लासी का युद्ध। क्या कहलाया? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। 1700 प्लासी का युद्ध कब हुआ? अब पूछेगा प्लासी के युद्ध में कौन कौन आपस में लड़ा था? अंग्रेज का नेतृत्व कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? हालांकि सिराजुद्दौला के जो अधिकारी सब थे, हेरे सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। यहां हार जाता है। कौन हार गया? बंगाल का नवाब हार गया। इसके बाद जो है कि हारने के बाद जो है कि अब ये बंगाल का नवाब शांत कैसे रहेगा? फिर कुछ समय के बाद 1764 आते आते एक बार फिर से भिड़ गया। एक बार क्या हो गया? फिर से भिड़ गया। उसे कहा गया बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध बोला गया इसे? बक्सर का युद्ध। धीरे धीरे बोलिए, ज्यादा नहीं बोलना। बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध बोला गया? देखो अपना राजनीतिक कारण, अपना रणनीति बना रहा है। किसके कारण? किस लिए? साम्राज्यवादी होने के लिए। देखो तो जब इसको जीतेगा तो पूरा अधिकार ले लेगा इस पे। क्या साम्राज्य वृद्धि हुआ? पहले एक छोटा सा व्यापार करने के लिए छोटे से जगह पाया, विलियम फोर्ट स्थापना किया। विलियम फोर्ट से धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। विलियम फोर्ट का स्थापना यहाँ होगा जीतने के बाद। अब आया था व्यापार करने के लिए, आया था नाव से, नाव से उतरा घाट पर से धीरे धीरे विस्तार कर लिया, कलकत्ता से धीरे धीरे विस्तार कर दिया। अब नवाब के साथ लड़ रहा। अब बक्सर का युद्ध होता है कब? 1764 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर नामक स्थान है, यानी कि बक्सर ही मारने वाला, बॉक्सिंग नहीं समझने लगा, बक्सर है। ठीक है ना, समझा बात? तो बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में। जैसे युद्ध होता है उस युद्ध में ध्यान समझना, उस युद्ध में तो बंगाल का नवाब तो लड़ ही रहा था, इससे पहले तो हार ही गया था। तो बंगाल के साथ साथ ध्यान देना, बंगाल के साथ साथ उस समय इधर बगल में बिहार, क्या इधर बिहार, तभी हम लोग बंगाल के साथ में थे, बंगाल के अंदर थे हम लोग। जितना हम लोग देखते हैं यहाँ, जितना भी प्रांत देखते हैं सब बंगाल के अंदर थे हम लोग। बिहार पूरा, बिहार उड़ीसा सब पूरे बंगाल कहलाता था। ठीक है, बिहार उड़ीसा सब क्या कहलाता था? पूरा का पूरा बंगाल कहलाता था। समझ में आया बात? तो बंगाल का तो नवाब हार चुका था, तो फिर से देखो 1764 आते आते इस समय इसका नवाब दूसरा है। कौन है इस समय? इस समय 1764 के समय में बंगाल का नवाब, नाम उसका मीर कासिम। ठीक है, क्या नाम उसका? मीर कासिम। ठीक है, और बिहार यानी अवध के नवाब था, उसका नाम था सुजाउद्दौला। क्या नाम था? सुजाउद्दौला। क्या नाम इसका? सुजाउद्दौला। बिहार के, यहाँ के, जबकि ये बंगाल में ही था बिहार। और इसी समय इसी बिहार में जो है कि बिहार में दिल्ली के गद्दी पर जब यहाँ जब मुगल, लाल किला यहाँ है, कौन सी यहाँ पे दिल्ली में? लाल किला, यहीं पर जो है कि मुगल बादशाह रह रहे थे। तो आपस में सत्ता यानी गद्दी के मार में, गद्दी के हक के लड़ाई में यहाँ के राजा कुछ फिलहाल के लिए जो है कि बिहार आ गए थे रहने के लिए। मतलब उस समय दिल्ली के तत्कालिक उस समय के राजा थे, तो उसका नाम था मुगल बादशाह, नाम था उसका शाह आलम द्वितीय। धीरे बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना। शाह आलम द्वितीय। देखो शाह आलम द्वितीय, फिलहाल वो तभी बिहार में ही आया था। कुछ नहीं होता है कि कुछ कार्य के लिए कुछ विवादों से घिरा था, तो उस समय फिलहाल बिहार में ही था वो। तो जब ये दोनों भिड़ रहा है, दोनों नवाब, बिहार का नवाब, बंगाल का नवाब, तो ये भी तो मुगल एक बादशाह है न, संजोग से वो भी कहाँ था? बिहार में। तो कौन कौन? मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये जो है कि 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध में भिड़ गया अंग्रेज से, और उस समय अंग्रेज का नेतृत्व करने वाला जो था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। नाम था उसका हेक्टर मुनरो। क्या नाम उसका? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो
और बंगाल के नवाब मीर कासिम, बिहार अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भीड़ गया। इधर से तीनों, इधर से मुनरो। जब भीड़ गया, लास्ट युद्ध में परिणाम यह आया कि ये तीनों के तीनों हार गया। देखो तो मुगल जो दिल्ली में है वही राजा कौन, शाह आलम द्वितीय। देखो तो पूरे भारत में कौन राजा शासन चलता था सबसे विस्तार में, मुगल का एक अंग यहाँ है, अब बिहार का नवाब का एक अंग है यहाँ पे, अब बंगाल का। अब देखो तीनों का मेन इधर दो नवाब एक राजा, मुगल बादशाह कहते हैं, ठीक है, बादशाह एक साथ तीनों को हरा दिया बक्सर युद्ध में। जब हरा दिया गया, अब अंग्रेजों का जो साम्राज्यवादी जो नीति सोच रहा था वो सबसे बेहतर अवसर मिला इसे। जब हार गया, अब क्या, जब हार गया तो अब अधिकार मेरा होगा। इसने बंगाल पर पहली बार अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित कर दिया। कहा जाता है इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता का स्थापना हुई। कि बताओ तो अंग्रेज जो है कि भारत में पहली बार वास्तविक रूप से अपना पैर जमा दिया, भारत में राजनीतिक अधिकार छीन लिया हरा करके। पहली बार कौन सा युद्ध के साथ पूछा जाएगा, बताओ तो अंग्रेज जो है कि किस युद्ध में जो है कि भारत में अपना कदम जमा लिया, भारत में अपना वास्तविक स्थापना किया अंग्रेजों ने, किस युद्ध के बाद, समझ में आया। जब हार गया तो अंग्रेज का वास्तविक अपना अधिकार ले लिया, अपना अधिकार जमा दिया कहाँ, पूरा बंगाल में, समझ में आया बात। अच्छा, हारा तो था शाह आलम, ऐसा तो नहीं था कि दिल्ली पर अधिकार हो गया उसका। देखो जब बड़े बड़े युद्ध होता है ना, जब राजा यदि हार गया तो पूरा प्रांत तो हार गया, ठीक है ना। लेकिन राजा तो यहाँ फिलहाल था, लेकिन से गद्दी तो संभालने वाला और भी वहां कोई था। तो शाह आलम द्वितीय हारने के बाद जो है कि अब इसका कमजोरी एक पकड़ा गया है कि मुगल बादशाह में कोई दम नहीं है। अब समझ में, तो पूरा अधिकार क्या कर लिया, छीन लिया। तो बंगाल पर पहली बार अपना अधिकार जमा दिया बक्सर युद्ध के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि वास्तविक अंग्रेज का वास्तविक सत्ता स्थापित भारत में कब किया। अंग्रेज ने वास्तविक सत्ता, कानून, राजनीतिक अधिकार अपना पांव जमाया किस युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद। बक्सर युद्ध कब हुआ था, पलासी युद्ध कब हुआ था, पलासी युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव से क्या कहता है कि सिराजुद्दौला के बीच, पर अधिकार जमाया नहीं था। लेकिन बक्सर युद्ध ने जो है कि पूरा पांव जमा दिया अंग्रेज के, कहां पे, भारत में, ठीक है। अब ये अपने आप को अपना कुछ ना कुछ वैल्यू देने लगा। देखो तो साम्राज्य विस्तार हुआ, इसका साम्राज्य विस्तार हुआ है। बबुआ सीधा बैठ, ढंग से बैठ, समझो ज्यादा, ठीक है ना, एकदम अस्थिर समझो, नहीं हम समझा देंगे फिर करना, तुम्हारे दिमाग में एक एक सीक्वेंस बैठा देंगे। चलो देखो तो बंगाल का पूरा साम्राज्यवादी नीति के कारण जो है कि इसने अपना साम्राज्य बंगाल पर अपना लागू कर पूरा फैला लिया। देखो तो साम्राज्यवादी मतलब हुआ कि साम्राज्य बढ़ाते चले जाना, बंगाल हो गया उसका, अब हो गया। अब इसी कारण अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यही राजनीतिक कारण। 64 के बाद उसने मौका देख रहा था, 64 के बाद क्या देख रहा था, मौका क्या देख रहा है, थोड़ा सा एक चीज, एक पॉइंट ये दिमाग में आ गया कि बंगाल में अधिकार दिखा दिया इसने। अब बंगाल के बाद देखोगे हम आते हैं थोड़ा सा मैसूर, कहाँ आते हैं, मैसूर, कर्नाटक, ठीक है ना, मैसूर, कर्नाटक, कहाँ, मैसूर में देखोगे, मैसूर का ध्यान दोगे 1700, अभी हम कहाँ थे, 64 पे है सर, 64 पे, 64 के बाद देखना इसी बीच में एक घटनाक्रम और करेगा, ये मौका खोजता है और मौका के साथ जो है ना तब ये चौका मारता है, ठीक है ना। तो 1761 के समय में यहाँ मैसूर का राजा, कर्नाटक का राजा हैदर अली था। कौन था, हैदर अली, 1761।
हैदर अली था। कौन था? हैदर अली। हैदर अली भारत का एक ऐसा राजा था जो अंग्रेज को भारत आने व्यापार करने से पहले ही विरोध शुरू कर दिया था, क्योंकि हैदर अली, इसका बेटा टीपू सुल्तान, इसका बेटा टीपू सुल्तान, तो हैदर अली पहले ही भांप चुका था अंग्रेजों को, जब वो भारत आएगा वो किसी न किसी रूप से यहाँ जो है कि परिवर्तन जरूर कर देगा। इसलिए व्यापार के, जब मुगल राजा व्यापार करने का अधिकार दे रहा था, उस समय भी इसने विरोध जताया, और अंग्रेज का ये शुरू से ही विरोध जता रहा था। कौन? हैदर अली। जब इसका विरोधी पार्टी अंग्रेज है, तो विरोध जब जताएगा तो अंग्रेज जरूर इसको अपने निशाने पर लेगा। आ गया निशाने पर। तो 1761 ईस्वी में राजा कौन था? हैदर अली। तो अब इसको जो सोच रहा था किस तरीका से, देखो दक्षिण भारत में हम अभी हैं, कहाँ है? दक्षिण भारत, मैसूर। ये सोच रहा था किस तरीका से जो है कि ये वाला क्षेत्र जो है कि पूरा अधिकार अपने में ले ले, क्योंकि साम्राज्यवादी नीति चल रहा था, इसका राजनीतिक नीति चल रहा है क्या, हम साम्राज्य का विस्तार करें। साम्राज्य का विस्तार करने का मतलब है तब ना उसका व्यापार का भी विस्तार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसने मैसूर यानी कर्नाटक, मैसूर राजा के साथ इसने 3 गो जो है कि युद्ध लड़ा, 4 युद्ध लड़ा। अंग्रेज मैसूर के राजा के साथ 4 युद्ध लड़ा। इस युद्ध को आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया। आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या बोला इसे? आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल का अर्थ है अंग्रेज। आंग्ल का अर्थ क्या है यहाँ पे? अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया युद्ध। आंग्ल और मैसूर के राजा के द्वारा लड़ा, मैसूर के राजा के विरोध में था, तो आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते से? तो पूछा जाएगा अंग्रेज ने आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कि कितने तरीका से लड़ा है, कितने युद्ध लड़ा है? 4 युद्ध लड़ा है। यहाँ के राजा के प्रति 4 युद्ध लड़ा है, इसको अपने में मिलाने के लिए, इस पे अपना अधिकार जमाने के लिए। ठीक है, तो इसने 4 युद्ध लड़ा। एक 1767 से 69, इसे बोला गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा 1782-84 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और वारन हेस्टिंग्स, उस समय अंग्रेज अधिकारी था वारन हेस्टिंग्स। कौन था? याद को रॉबर्ट क्लाइव था प्लासी युद्ध के समय है। जब 64 में बक्सर युद्ध हो रहा था, देखो 2-2 साल में, 3-3 साल में जो अंग्रेज अधिकारी चेंज होता था, गवर्नर क्या होता था? चेंज होता था। तो यहाँ पे देखो बक्सर युद्ध में कौन है? हेक्टर मुनरो है, हेक्टर मुनरो। जैसे हम आते हैं 1761 के बाद 67, और देखो हम एक युद्ध को दिखा रहे हैं ना कि एक बगल से कोई क्रम समझा रहे, कहाँ कब कैसे, ये रीजन हम विस्तार पूर्वक बाद में जानेंगे। ठीक है, जब आप आधुनिक भारत का इतिहास अच्छे ढंग से पढ़ोगे ना, तब वहां इस चीज का विस्तार आपको विस्तार से पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, अब ये मेरा उद्देश्य है पढ़ाना राष्ट्रवादी चेतना ना। चलो, तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है कि हैदर अली और वारन हेस्टिंग्स के बीच लड़ाई होता है। इसमें क्या होता है कि हैदर अली मारा चला जाता है। तो पूछता है कि हैदर अली किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। किस युद्ध में? देखो हैदर अली को मार दिया, हत्या कर दिया। कौन सा युद्ध में? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली क्या होता है? मारा चला जाता है। अब इसका जिम्मेदारी जो है कि फिर भी इसको बचाने के, हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका बेटा टीपू सुल्तान। उसका बेटा कौन था? टीपू सुल्तान। उस युद्ध का कमान उठाया किसने? टीपू सुल्तान ने। किसने? क्या दोनों को कर रहा है? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा चला जाता है। तो उसका बेटा अब जो है कि इसका उत्तराधिकारी उसका बेटा था, तो बेटा ने जो है कि अपने पिता का जो है कि हार का बदला, मृत्यु का बदला लेने के लिए तैयार हो गया अंग्रेज के प्रति। अब अंग्रेज से विरोध जताना शुरू कर दिया किसने? टीपू सुल्तान ने। तो टीपू सुल्तान 1790 से लेकर 92 के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो कि टीपू सुल्तान ने भाग लिया, और इसका जो है कि इस युद्ध में जो है कि कॉर्नवालिस था।
अंग्रेज का नेतृत्व कौन था? कर्नवालिस। और टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान। ये तो पहला हो गया, हो गया। इसके बाद जो है कि देखो, हार का लहर का बदला जो है कि इस बीच में संधियों होता है। हैदर अली के बीच में भी संधि होता है, टीपू सुल्तान के बीच में भी संधि होता है। संधि होता था, फिर शांत होता था, फिर बदला लेने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो हम विस्तार से अभी संधि नहीं पढ़ा रहे, हम तरह से युद्ध बता रहे हैं, किस तरीका से जो है कि हड़प लेता है, साम्राज्य विस्तार कर लेता है अंग्रेज। ये हम पढ़ा रहे हैं आपको, अंग्रेज कैसे अपना साम्राज्य को विस्तार कर रहा है। बीच में संधियों हो रहा है, रुक भी रहा है। देखो तो रुक नहीं रुका है, 84 हुआ बीच में, देखो फिर कहाँ 1790 से हुआ है, बीच में संधि हुआ है, तब इसका मतलब तब ना रुका है अभी। तो फिर से क्या करेगा? फिर स्टार्ट भिड़ जाएगा बदला लेने के लिए। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कर्नवालिस के साथ। लेकिन चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहा था, आंग्ल मतलब यहाँ पे आंग्ल मैसूर, आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर के राजा के बीच जब युद्ध हो रहा था, इसमें लॉर्ड वेलेजली और टीपू सुल्तान, लॉर्ड वेलेजली और टीपू सुल्तान। तो लॉर्ड वेलेजली और टीपू सुल्तान जो है कि इस तरीका आपस में भिड़ जाता है कि टीपू सुल्तान जो है कि अपने पिता और पिछले हार का प्रतिशोध का बदला लेने के लिए पूरी सेना तैयार करके उतर ही जाता है। देखो संधि होता था ना बीच में, वो धीरे धीरे अपना सेना विस्तार करता था, और जब पूरा सेना विस्तार कर लेता था तो फिर अचानक क्या करता था? भिड़ जाता था। समझ में ना? अरे दुश्मन दुश्मन नहीं होता है जी, क्या होता है। तो इसमें फिर से चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन? टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेजली भिड़ जाता है। इसमें टीपू सुल्तान मारा चला जाता है। और टीपू सुल्तान जो है कि भारत के, ध्यान देना, भारत में एक ऐसा राजा हुआ हैदर अली और टीपू सुल्तान, भारत का एक ऐसा राजा हुआ हैदर अली और टीपू सुल्तान, जिसने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था। अंग्रेजों ने पहले ही भाग लिया था। कोई आजादी का संघर्ष जितना देखते हो इधर, इससे भी पहले देखो 1799 ईस्वी में जो है कि हैदर क्या कहते हैं, टीपू सुल्तान जो है कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गया, क्योंकि यहाँ अंग्रेज अपना साम्राज्यवादी जो नीति है उसका स्थापना ना हो सके। यदि टीपू सुल्तान ऐसा समझने वाला, यदि भारत का सभी तमाम ऐसे राजा हो जाता, तो क्या हम लोग 200 साल तक गुलाम रहते? आज हमारा भारत और भी डेवलप हो जाता, और सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत सोना का चिड़िया ही कहलाता, नहीं कहलाता। लेकिन हम 200 साल तक इसका गुलाम हो जाते हैं। यदि ऐसा राजा होता भारत में तो हम गुलाम होते ही नहीं। इसलिए टीपू सुल्तान का जो है कि सुनहरे अक्षरों में जो है कि नाम दर्ज इतिहास में है, इसके ऐसा राजा कोई शासी राजा नहीं हुआ था उस समय, ऐसा में। इसलिए इतिहास में बड़ा स्थान रखता है हैदर अली और टीपू सुल्तान, क्योंकि दक्षिण भारत में लड़ने वाला एक ऐसा राजा था ये, जिसने अपने इतिहास में सबसे ऊंचा दर्जा का नाम दर्ज किया। क्रांति, समझ में, बदलाव चाहता था ये, पर बदलाव में मारा चला गया। कब? 1799 में। पूछेंगे टीपू सुल्तान कौन सा युद्ध में मारा गया? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान कब मारा गया? हाँ, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। पूछेंगे टीपू सुल्तान कब मारा गया? 1799, 1700, ठीक है। टीपू सुल्तान का हत्या किस युद्ध में हुआ? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। और इसका जो है कि क्या कहते हैं कि अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड वेलेजली। इसमें कौन जीत जाता है? अंग्रेज। मारा कौन जाता है? ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा खचड़ा, ध्यान देना, इसमें सबसे ज्यादा खचड़ा जो है कि देखेंगे राजनीतिक कारण में, इस पॉइंट्स को हम और एक लेके आते हैं। इसी बीच में जब टीपू सुल्तान के बीच जब युद्ध हो रहा था, इसी बीच में जो है कि लॉर्ड वेलेजली जी ने, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने इसने एक नीति लाया, वो था सहायक संधि नीति। क्या था? वो सहायक संधि। पूछागा सहायक संधि किसने लाया था? लॉर्ड वेलेजली। अब ध्यान दो, ये साम्राज्य वृद्धि करने में जो ना बड़ा दिमाग का सातिर, एक ये राजनीतिक कारणों में देखोगे, एक ये साम्राज्यवादी नीति में, एक ये, और इसके बाद देखेंगे एक है कौन? एक है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, दो, एक लॉर्ड डलहौजी और एक कौन? लॉर्ड वेलेजली। ध्यान देना, साम्राज्यवादी नीति में जो है ना सबसे ज्यादा खतरा को यदि अंग्रेज अधिकारी हुआ, यही दूगो हुआ था। अभी इसके अगला लेके आएंगे हम
एक लॉर्ड वेलेजली और एक इस पूछा जाएगा सहायक संधि किसने लाया था? लॉर्ड वेलेजली। कब लाया था? 1798 में। देखो तो टीपू सुल्तान के मरने से 1 साल पहले लाया था। है टीपू सुल्तान के मरने से 1 साल पहले क्या लाया है? सहायक संधि लाया। ये पता है सहायक संधि क्या था? सुनो थोड़ा सा समझो सहायक संधि है क्या। सहायक संधि था कि लॉर्ड वेलेजली चाहता था साम्राज्य का विस्तार हो। साम्राज्य क्या हो? विस्तार हो। और साम्राज्य का विस्तार होने के लिए इसने देखा था पहले ही कि भारत में जो है कि 550 प्लस प्रांत है। उस प्रांतों में से जो राजा अंग्रेज का विरोध करेगा वो उससे युद्ध लड़ेगा, और जो उसके साथ सहायता में यानी शामिल हो जाएगा उसके साथ सहायक संधि, उसको वो सहायता भी देगा, उसके साथ शामिल भी हो जाएगा और उससे वो युद्ध नहीं करेगा। समझाए क्या बोले? सहायक संधि का मतलब था वेलेजली के द्वारा जो लाया गया था नीति कि यदि कोई राजा मेरा विरोध करेगा, अंग्रेजी शासन का विरोध करेगा, उससे हमसे लड़ना पड़ेगा, और नहीं यदि तो वो स्वेच्छा पूर्वक मेरे में क्या हो जाए? मिल जाए। समझा बात? यही था सहायक संधि का उद्देश्य। अब बताओ तो सहायक संधि में लॉर्ड वेलेजली के सामने जो टिकेगा तो वही लड़ेगा, जो सब टिक रहा था वो लड़ रहा था, और जो नहीं टिक पाता राजा में से जैसे बताएंगे हैदराबाद के क्षेत्र में जो है कि निजाम, वो जो है कि विलय हो गया था, और वो विलय हो करके उसी कारण देखते हैं ना युद्ध हुआ है टीपू सुल्तान हैदर अली, उसी कारण बर्बाद हुआ है। तो अंग्रेज को भी साथ देने का रीजन था कि यहाँ का राजा उसके साथ मिलता था और उसको क्या करता था हर ये सहायक संधि देखते हो ना, सहायक संधि देखते हो 1 साल पहले है ना, मिल जाता है निजाम सब। अब बगल में देखोगे मराठा, उसने वो भी साथ नहीं दे रहा है। बगल में यहाँ पे मारा पीटा जा रहा है हैदर अली टीपू सुल्तान, बगल में मराठा इससे पावरफुल था, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उस समय राष्ट्रवादी भावना नहीं थी। सब अपना अपना प्रांत को सोचता था, अपना अपना साम्राज्य विस्तार सोचता था। मराठा पावर यदि मिल जाता ना, यदि इधर यहाँ मैसूर था, इधर बगल में हैदराबाद था, हैदराबाद मैसूर और मराठा सब आपस में मिल जाता तो इसको धूल चटा देता। सुना है बात? पर नहीं, राष्ट्रवादी भावना थी ही नहीं, इसलिए सब सोचता था हम मराठा हैं तो कहता था कि हम जो है कि मैसूर के शासक है, हम है जो हैदराबादी है, हम है जो बंगाल के हैं, सब अपने अपने में रहो। तो ये एक बगल से दबा रहा है, कुचल रहा है, साम्राज्यवादी नीति अपना साम्राज्य विस्तार करते चले जा रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो सहायक संधि किसने लाया था? लॉर्ड वेलेजली ने। क्यों लाया था? क्योंकि वो सोचता था कि यदि ये नियम लाएंगे, इस नियम के साथ जो लड़ने वाला होगा वो हमारे सामने लड़ने के लिए जो है तैयार होगा, युद्ध करने के लिए तैयार होगा, और जो नहीं लड़ने वाला होगा, जो कमजोर होगा, वो स्वतः क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। है समझ में? इसका एक ही उद्देश्य था, यदि सहायक संधि यदि अपनाना है तो मेरे में स्वेच्छा पूर्वक मिल जाओ, और मेरा सहायता के साथ तुम अपना काम करो, अधिकार मेरा दे दो, और जो मेरा विरोध करेगा मुझसे युद्ध करना होगा। युद्ध करोगे, ये युद्ध में टिक गया तो ठीक है, नहीं तो तुमको भी जीत लेंगे और अपने में मिला लेंगे। बलपूर्वक हो गया ना? नहीं हो गया? भीड़ गया इधर, यहाँ से बाद मराठा इधर भीड़ गया। देखो तो 1775, देखो जब यहाँ युद्ध हो रहा था कुछ ना कुछ यहाँ पर भी हो रहा था, ठीक है। 1775 है, देखो तो 1700, हम यहाँ का 1799 एक बार सहायक संधि कब है? 1798 में आया है। इससे पहले भी मराठा भी भिड़ रहा है उधर अंग्रेज से, यह नहीं कि अंग्रेज यही भिड़ रहा है, अंग्रेज धीरे धीरे सबको निपटा रहा है। एक हाथ से इधर इसका लड़ाई पकड़ लेगा, हाथ से इधर लड़ाई पकड़ लेगा, समझ में आ रहा है? ये किसी को सांस लेने इधर दे नहीं रहा, अकेले सबको रगड़ रहा है, जहां जहां उधर पैरों मार कर ठेल रहा है, उधर भागो उधर हमसे मिलेगा। ऐसा रीति कथा वेलेजली, समझ आ रहा बात? अपने अंगों से अलग अलग जगह पे अपना प्रहार दिखा रहा है। कौन? अंग्रेज। चाहता क्या था? ये साम्राज्य इसका साम्राज्य का क्या हो? वृद्धि हो, साम्राज्य विस्तार हो, साम्राज्य क्या हो? विस्तार हो। देखो 1775, यही देखो 1775 1775, इसी बीच में देखो तो यहाँ पर भी देखो तो युद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखो तो यहाँ पे प्रथम जो है कि आंग्ल में युद्ध होता है, इसी बीच में देखो तो है, इधर भिड़ा हुआ है, इधर भिड़ा हुआ है। 1803 यहाँ के बाद दूसरा देखो 1803 में हुआ है। यहाँ के बाद पूरा पावर लगा दे यहाँ पे, वो एक क्रमवार तरीका से पावर लगाता था। ये लोग क्या करता था?
जहां भी पावर लगा था अंग्रेज पूरा सेना के साथ भिड़ता था, ये लोग अपना खुदरा खुदरी सेना लेके भिड़ता था, इसलिए हार जाता था। सुना बात, यदि सब राजा मिल के भिड़ता तो आज हम लोग ऐसे रहते, बिहार ऐसा रहता, कितना डेवलप और रहते हम लोग। अरे उसने तो यहाँ से जो है कि कितना, यहाँ से जो है कि ढोने के लिए, यहाँ से जो है कि खनिज संपदा को ढोने के लिए, यहाँ के धन दौलत लूटने के लिए ट्रेन तक चलाया था। उसमें इतना धान के निष्कासन से दाम पड़ोगे ना, लूट के लेके गया है सब चीज। सभ्यता इसी ने लूटा है, सबसे ज्यादा भारत को इसी ने बर्बाद किया, अंग्रेजों ने। हाँ, अंग्रेजों ने कुछ नीति भी हमारे लिए अच्छी किया है, अब देखेंगे बाद में वो चीज। तो 1803 1817 से लेकर के 19 के बीच पूरा मराठा को समेट देता है। यानी पूछा जाएगा मराठा, महाराष्ट्र, ध्यान देना, महाराष्ट्र के अंदर जो है कि मराठी लोग पाया जाता है, ठीक है। मराठी लोग जो है कि उसका जो राजा था उसको मराठा साम्राज्य कहा जाता था, ठीक है। मराठा साम्राज्य का भाषा क्या था? मराठी। तो मराठी लोग यानी कि मराठा साम्राज्य जो था, सुने हो शिवाजी का नाम? शिवाजी का नाम सुने हो? हाँ, वैसे राजा। तो मराठा साम्राज्य में मराठा जो था, मराठा भी अपना, मराठा, ध्यान देना, मराठा इतना पावरफुल था, ध्यान सुनो, यहाँ पे लॉजिक एक चीज है। मराठा इतना पावरफुल था, वो चाहता भी ना अंग्रेज को यहाँ भिड़ने से पहले इसको निपटा सकता था, लेकिन नहीं, मराठा ध्यान था दिल्ली पर कि हम मुगल गद्दी छीने, इस पे इसको ध्यान ही नहीं था। भीड़ गया, मुंह बगले गिर गया, नहीं हुआ, हार गया, इसके शक्ति को तोड़ दिया। क्या कोई युद्ध करके? 3 युद्ध करके। तो पूछा जाएगा कि मराठा और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया युद्ध क्या कहलाता है? आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा, यहाँ कौन सा हुआ? आंग्ल मराठा युद्ध। यहाँ क्या हुआ? आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पे क्या हुआ? आंग्ल, यहाँ पे बंगाल युद्ध बोल देंगे ना, पर इसमें से 2 प्रमुख है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो 3 युद्ध में जो है मराठा को भी क्या कर दिया? समेट दिया। देखो यहाँ विस्तार हुआ, यहाँ विस्तार हो गया, साम्राज्य बढ़ गया है। बीच में छोटका राजा जितना भी था, सहायक संधि लेकर के मिलल जुलल था, नहीं था? राजा के मतलब अंग्रेज के क्षेत्र क्षेत्र में जी रहा था, लेकिन राजा था, राजा था, ध्यान देना, राजा है पर वो अंग्रेज से मिला हुआ है, पर राजा है, समझा रहा बात? अंग्रेज के अंदर है पर वो राजा है। इस राजा को भी राजा बने रहे, ये भी अंग्रेज को पसंद नहीं था। बाद में दिखाएंगे भी क्या होता है, ध्यान देना। इसके बाद जो है कि यहाँ आया, यहाँ पर जो है ना सबसे ज्यादा पावरफुल था सिख। मुगल को दम में था, मुगल में कहाँ दम था? अरे मुगल दम तोड़ दिया है औरंगजेब के बाद, नहीं तोड़ दिया है? खुद राजा था, कहो कि मरल तल राजा है, हाँ पावरफुल, भले ही मुगल राजा था, लेकिन उतना कूटनीतिक बुद्धि का नहीं था, उतना शक्तिशाली नहीं रहा था। पूरा अंग टूट न गया है, टूट गया है। अब ये पैर तोड़ दे, कहेंगे दौड़ जाओ, पूरा स्पीड से दौड़ पाओगे जी? नहीं ना, पूरा इसका अंगे टूट गया। तब बगल में था सिख, देखो तो है सिख, और सिख अपने आप में पूरा पावरफुल, इसलिए जो है कि सिख भी भिड़ जाता है, सिख के साथ 2 युद्ध लड़ता है। इसे कहा गया आंग्ल सिख युद्ध। इसे क्या बोला गया? आंग्ल सिख युद्ध। इसे बोला गया आंग्ल सिख युद्ध। अब इसके बीच कब? 1845 1848 से लेकर 49 तक के बीच में 2 युद्ध लड़ता है। आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर के 1849 के बीच। 49 होते होते इसका भी जो है कि अधिकार क्षेत्र क्या छीन लिया अंग्रेज ने। देखो तो धीरे धीरे सब अपना विस्तार किया, नहीं किया? क्या नहीं किया? पूरा अधिकार लेने के बाद देखो तो इसका साम्राज्यवादी नीति जो कि बड़ा बेहतर रहा, नहीं रहा? 1800 कहाँ हम अभी आ गए? 49 के करीब आ गए ना। चलो अब इसके बाद थोड़ा समझो, इसमें हम अभी बातें किसका कर रहे थे? साम्राज्यवादी नीति में हम लेके आए किसको? इस बीच में लेके आए हम क्या कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को। बीच में फिर मुनरो को लेके आए। इसके बाद जो संधि में किसको लगे? लॉर्ड वेलेस्ली को लाए।
बीच में फिर युद्ध लड़ा था वारेन हेस्टिंग्स में, इधर फिर मराठा के बीच, इधर सिर्फ समझो फिर कहाँ पंजाब के लिए। ये हम देख लिए कि जीत लिया। हाँ, इसमें से अब देखो थोड़ा सा राजनीतिक कारण जो पढ़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा इसी को हम फिर उठा रहे हैं, ध्यान देना। राजनीतिक कारण में दो ऐसा अंग्रेज था, इसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। इसके बारे में तो बताइए, इसने क्या लाया था? सहायक संधि। क्या लाया था इसने? सहायक संधि लाया था इसमें। कब लाया था? 1798 ईस्वी में। 1700, ध्यान देना यहाँ पे, एक बात सुनना। 1798 में सहायक संधि आया था। सहायक संधि में जो है कि कुछ राजा ही था, कुछ राजा को जीत करके मिला लिया। कुछ दिमाग में आ रहा है? जिसको हराया है वहां पर सीधा अधिकार है, जिसको अपने क्षेत्र में जो सहायक संधि अपना लेते जिस राजा ने, राजा है पर उसी का अधिकार में है, पर राजा तो है, पर ये राजा रहना भी पसंद नहीं है। वो कौन है पता है? वो है लॉर्ड डलहौजी। वो कौन है? इसके बीच में क्या था? सहायक संधि क्या था? कुछ राजा के क्या था? कुछ राजा क्या था? क्या कहते, जीत लिया था। मतलब जो कुछ राजा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जीत लिया। कुछ को तो क्या किया, और कुछ को सहायक संधि के साथ क्या किया? मिलाया। नहीं मिलाया? सहायक संधि के साथ क्या कर लिया? मिलाया, ठीक है। इसके बाद एक सबसे खतरा आता है, उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कौन था? लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के इसका जो 56 तक रहा था। ये 1848 से लेकर के कब तक रहा था? देखो रे, 1848, यहाँ देखो रे, 1848 से लेकर के 49 के बीच में है। देखो डलहौजी है इसी समय में, दिखाई दे रहा है? देखो तो यहाँ तक विस्तार होकर के, साम्राज्य का विस्तार होकर के अब कौन आया है? लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी इससे भी ज्यादा खतरा था। ये सोचता था, लॉर्ड डलहौजी ये सोचता था कि ये जो सहायक संधि के साथ जो कुछ राजा जो मिला हुआ है, उस राजा का भी अधिकार क्या हो, छीन लिया जाए। तो कैसे छीना जाएगा? इसके लिए कुछ नीति आएगा, कुछ नीति लागू करेगा तभी तो। इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लाया, उसे कहा गया हड़प की नीति। हड़प की नीति इसे बोला जाता है, एक और शब्द में बोला जाता है, एनसीईआरटी से और एक चीज कहता है। क्या कहता है? उसका तो दूसरा चीज है ना, थोड़ा इसे कहते हैं व्यापगत का सिद्धांत। क्या हुआ? व्यापगत का सिद्धांत। इसे और एक बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक और बोलते हैं चूक की नीति। यहाँ पे क्या है? ये किस चीज में चुकेगा? क्या होगा इसका व्यागत नीति? क्या होगा? हटाओ ये सब बात, सीधा हम लेके चलते हैं। क्या ये भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। आपको सबसे ज्यादा पॉपुलर शब्द देखने को मिलेगा क्या? हड़प की नीति। हड़पना, हड़पेगा। अच्छा, हड़पने का मतलब क्या समझते हो? किसी के आगे में रखा हुआ थाली, ऐसे छीन लिए, तब क्या हुआ हड़पने का मतलब? किसी का सामान है, जबरदस्ती करके मेरा है, हड़पने नहीं हुआ? नहीं बाजी, हड़पने का मतलब क्या हुआ? तो देखा तुम्हारे यहाँ देखा कि बड़ा अच्छा सा जो है कि तुमने अच्छा सा जो है कि लाया है, गाड़ी खरीद के लाया है, ठीक है, 4 व्हीलर लाया है। हम जो है कि इस क्षेत्र का बॉस है, बोल दिए या मेरा है, जाओ तुम दूसरा ले लो। क्या हड़प लिया ना? चलिए, बगल वाला जमीन था, देखा रोड के किनारा में था, जबरदस्ती ले लिया, हड़पने नहीं हुआ? नहीं भाई, हड़पना। इसने लाया हड़प की नीति। कौन लाया? और पता है, ये रिकॉर्ड में आ रहा ना वहाँ पे, ठीक है। हड़प की नीति
हड़प की नीति पता क्या था? लॉर्ड डलहौजी जो ये लाया क्यों, इसने सोचो ये लाया क्यों था? लॉर्ड डलहौजी से पहले कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि लाया था, तो सहायक संधि में कुछ राजा जो था, सहायक संधि जिसने अपना लिया था वो तो राजा था, तो वो चाहता था कि वो भी राजा ना बचे, उस राजा का भी पूरा राजा का नाम ही हट जाए, ठीक ना? वो मेरा वो जो है कि वो भी पूरा का पूरा मेरा ही साम्राज्य में आए, मेरा ही साम्राज्य के नाम से जाना जाए। इसलिए उसने कहा कि जो राजा, जिस राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, सुनो पहले क्या बोला डलहौजी ने, हड़प की नीति क्या कहता है, हड़पने का नीति में क्या कहता है? अब नीति कैसे लागू करेगा? ये बोला कि जो राजा है सहायक संधि के अंदर, जो राजा का उत्तराधिकारी नहीं होगा कोई, ना उसका बेटी और ना दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब है गोद लिया हुआ कोई पुत्र। दत्तक पुत्र का क्या होता है? गोद लिया हुआ कोई पुत्र, संतान, जो आगे चलकर जो है उसका उत्तराधिकारी बनेगा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अंदर इसने क्या बातें रखा था कि जिस राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उस राजा का अधिकार वाला क्षेत्र अंग्रेजों का हो जाएगा, ठीक है? मतलब जो राजा मरने वाला है, मरने के बाद उसका कोई जो उत्तराधिकारी नहीं है, भले ही बेटी है, बेटा न है, दत्तक पुत्र गोद किसी को ले लेगा कि नहीं, हम मरने के बाद हम अपना हित वाले किसी को गोद लिया हुआ बेटा मानते हैं, उसको गोद ले लिया, गोद बेटा समझते हैं ना, किसी को अपना बेटा मान लेना, उसे कहता है गोद लिया हुआ बेटा। तो कहा था कि ना तो वो बेटी को दे सकता है अपना साम्राज्य, ना ही वो दे सकता है किसी दत्तक पुत्र को, यानी कि राजा का बेटा ही सिर्फ जो है कि राजा बन सकता है, वैसे क्षेत्र को उसके लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ना बेटी ना उसके दत्तक पुत्र को राज का साम्राज्य दिया जाएगा, समझा बात? ऐसे राज साम्राज्य जो है कि ऐसे साम्राज्य जो है कि वो अंग्रेजों का अधिकार वाला हो जाएगा। यही था हड़प नीति का उसका नीति, ठीक है? अब ऐसे नीति में से कौन ऐसा राजा था जिसका ऐसा घटना होने वाला था? ऐसा राजा था कहाँ पे पता है? ऐसा राजा था ये महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में है एक सतारा। कौन है? सतारा। महाराष्ट्र में एक है सतारा। सतारा का जो राजा था उस समय, कोई बताएगा सतारा का राजा कौन था उस समय? सतारा का राजा कौन था? सतारा का राजा है कौन था? नहीं, इसमें सतारा का राजा था अप्पा साहब। कौन था? अप्पा साहब। ये अप्पा साहब जो था ना, इसका कोई संतान नहीं था, इसका कोई संतान, ध्यान समझ में आ रहा है, सीक्वेंस समझ में आ रहा है सब? अप्पा साहब का कोई संतान नहीं था। हड़प नीति कहता था, देखो कब है? 48 से लेकर के 56 के बीच, 48 से लेकर के 56 के बीच। हम कुछ इस पॉइंट्स को मिटाएंगे, अभी नीति यहीं पे लिख देते हैं। डलहौजी का हड़प नीति, ठीक है? डलहौजी का हड़प नीति, वो पॉइंट्स हम नहीं लिखे जो हम बोले, ठीक है? डलहौजी का हड़प नीति, इसने क्या किया हड़प नीति के साथ? इसने पहला जो है कि 1848, देखो पहले 1848 भी है कब डलहौजी? 1848 से 56 के बीच। 1848 के आप बताए हैं इसी बीच में, 1848 के बीच 56 के बीच, इसी 53 में जो है कि डलहौजी ने ट्रेन चालू किया था। इतना धन लूटा था, इसी डलहौजी ने चालू किया था ट्रेन। चलो ये बात हम बाद में देखेंगे, आर्थिक नीति पढ़ेंगे तब समझेंगे, समझो। तो लॉर्ड 1848 ईस्वी में सतारा, किसको? सतारा का उस समय राजा कौन था? राजा अप्पा साहब था, ठीक है? अप्पा साहब का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कहा दिया था कि मरेगा तो पूरा साम्राज्य, उसका पूरा जो प्रांत क्षेत्र किसके अधिकार में चले जाएगा? अंग्रेज के अधिकार क्षेत्र में चले जाएगा।
ठीक है, इसलिए उसका पहला नजर किस पे था? सतारा पे था। इसलिए जैसे ही ये मरता है अप्पा साहब, जैसे मरता है ये राजा, पहली बार जो है सतारा को उसने हड़प लेता है। पूछता है कि डलहौजी ने हड़प नीति के साथ पहला जो किस क्षेत्र को हड़पा था? सतारा को हड़प लिया था। किसको हड़पा था? ठीक है, हम देखो कारण पढ़ा रहे, राजनीतिक कारण पढ़ा रहे हैं 1857 की क्रांति का, किस तरह साम्राज्य विस्तार हो रहा है, अब विस्तार के साथ साथ जो किस तरह से हड़प रहा है, तब ना लोग इसका विरोध करेगा, शुरू करेगा। 1857 क्रांति हो कारण था। अब देखो तो राजा का क्षेत्र ले लिया, तब इसका विरोधी होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन आएगा कि सब अंग्रेज ने हड़प नीति के साथ सबसे पहले किसे हड़पा था? हैं? अंग्रेज ने सबसे पहले हड़प नीति के साथ किसे हड़पा था? किसने हड़पा था? लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी ने, किसने? डलहौजी ने हड़प नीति के साथ किसको सबसे पहले हड़पा था? सतारा को। ये क्वेश्चन खूब पूछा है परीक्षा में, खूब पूछा है। ये देखो टीपू सुल्तान का दूसरा, हम बीपीएससी टीआर 3 में, इसमें बीपीएससी में लगा के आए थे। ये कहाँ गया वो? क्या है यहाँ पे पूछा था कि टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? क्वेश्चन पूछा हुआ ये, अच्छे सब एग्जाम में पूछता है। जितना चीज पढ़ा एकदम बहुत वीवीआई है, अच्छे समझ जाओगे ना, भविष्य बहुत समझ में, बहुत समझ डेवलप होगा तुम लोग का। सुना? जो ऑनलाइन देख रहे हो बच्चे सब, इस चीज को यदि आप नहीं समझ पा रहे होगे, एक बार फिर से आप पूरा वीडियो को प्ले करके देखो। आप लोग भी जब जो घर जाओगे, A to Z जितने भी बच्चे हो सभी एक बार फिर से प्ले करके देखोगे। आपके जीवन का जो है कि सबसे महत्वपूर्ण क्लास जो है कि ये खास करके 1857 की क्रांति का है ये। ठीक है, हम एक एक पॉइंट्स पढ़ाएंगे, आज पूरा याद करा देंगे। समझा बात? चलो ठीक। तो पूछा जाएगा पहला, डलहौजी ने अपनी नीति के साथ सबसे पहले किसको हड़पा था? सतारा को। ठीक है, यहाँ से क्लास हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। सतारा के बाद किस हड़पा था, कल हम हड़प नीति पूरा पढ़ेंगे डलहौजी का। तब हम पढ़ेंगे दूसरा नीति क्या? सामाजिक और आर्थिक। ठीक है, तब हम सामाजिक और आर्थिक पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगा। और ऑनलाइन वाले बच्चे से अनुरोध यही रहेगा कि आप लोग जो है कि इसे फिर से जो है कि रिवाइजिंग के तौर पर जो है कि एक दिन के बाद एक बार फिर से प्ले करके देखिए इसे। ठीक है, आज क्लास यहीं तक। सबको धन्यवाद। और ऑनलाइन वाले बच्चे से यदि आपको अच्छा लगा ये क्लास तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अपने दोस्तों को जो 10th में पढ़ता है, इंटर में पढ़ने वाला है, कंपटीशन वाला है, जो भी है उसे शेयर कीजिए। ठीक है, अपने भाई को, बहन को, जो आप शिक्षा के ओर जो जागरूक रखता है, शिक्षा पढ़ाई में जो जागरूक है पढ़ाई में, उसे भेजिए। मुझे आशा है कि हम उसे बेहतर समझा पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।